हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं जो आपका चैप्टर फर्स्ट है, प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। ये आपका जब आप बायोलॉजी में देखेंगे तो आपका जो चैप्टर 7 दिखाएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर हम जियोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं। ये जियोलॉजी का पार्ट 1 है, यानी कि बायोलॉजी में जियोलॉजी और बॉटनी होता है। तो जियोलॉजी हम सबसे पहले पढ़ाते हैं और फिर बाद में हम आपको बॉटनी पढ़ाएँगे, और आपको सारी की सारी जो वीडियो हैं वो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। ये चैप्टर 7 है और हमने यहाँ पर चैप्टर 1 लिख दिया है, ठीक है। प्राणियों में संरचनात्मक संगठन, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। हम बिल्कुल हिंदी में आपको बताएंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ये पार्ट 1 है और आगे वीडियो अपलोड की जाएंगी टॉपिक वाइज, ओके। तो चलिए जल्दी से हम आपको बताते हैं कि एनिमल टिश्यू क्या होता है, यानी कि जंतु ऊतक क्या होता है। इसका ये पहला टॉपिक है, ओके। तो चलिए सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। इंट्रोडक्शन मैंने अभी आपको थंबनेल में दिख गया होगा, तो इंट्रोडक्शन सबसे पहले हम देखेंगे, फिर हम उसके जंतु ऊतक के बारे में देखेंगे, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है और एक ही बार में आपको समझ में आएगा, बिल्कुल हिंदी में, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्राणियों में संरचनात्मक संगठन, यानी जो प्राणी होते हैं, जो जीव होते हैं, उनकी संरचना किस प्रकार से बनी होती है। जो प्राणी होते हैं उनकी संरचना जो होती है वो कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। एक तो जीव ऐसे होते हैं जो एक कोशिकीय होते हैं, यानी कि एक कोशिका से बने होते हैं, और ऐसे बहुत सारे जीव होते हैं जो बहुकोशिकीय होते हैं, यानी कि बहुत सारी कोशिका से मिलकर बने हुए होते हैं। जैसे ह्यूमन हो गया, ह्यूमन जो होता है, मानव जो होता है, वो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है, ओके। तो इस प्रकार से मानव जो है वो बहुकोशिकीय है। और एक कोशिकीय जीव क्या होते हैं, अमीबा जैसे हो गया, ये एक कोशिकीय जीव है, एक ही कोशिका से मिलकर बना हुआ होता है। तो वो ठीक है, ये आप बात आप समझ चुके हैं। तो चलिए, जो देखिए मानव होता है, मानव में बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर क्या बना देती हैं, ऊतक बना देती हैं। और बहुत सारे ऊतक मिलकर क्या बना देते हैं, अंग बना देते हैं। और बहुत सारे अंग मिलकर अंग तंत्र बना देते हैं। और बहुत सारे अंग तंत्र मिलकर पूरा का पूरा हमारा शरीर बना देते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है, ये विभाजन होता है, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये सारा का सारा जो विभाजन होता है ये बहुकोशिकीय के अंदर ही होता है। बहुकोशिकीय जो जीव होते हैं उनके अंदर ही ये पूरा का पूरा विभाजन होता है। बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर उसके अंदर ऊतक बनाएंगी, और ऊतक बहुत सारे मिलकर अंग बनाएंगे, अंग बहुत सारे मिलकर अंग तंत्र बनाएंगे, और अंग तंत्र बहुत सारे मिलकर शरीर बनाएंगे। ऐसा हमारी बॉडी में होता है, मानव के शरीर के अंदर ये सब होता है, क्योंकि मानव का शरीर जो है वो बहुकोशिकीय है, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी जो क्रिया होती है बहुकोशिकीय जीव के अंदर होती है, यानी कि इसे इंग्लिश में कहें तो मल्टी सेलुलर जीव के अंदर ये प्रक्रिया पूरी की पूरी होती है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाएंगी, और बहुत सारी कोशिकाएं जो होंगी वो ऊतक का निर्माण करेंगी, और ऊतक बहुत सारे मिलकर अंग बनाएंगे, और अंग से पूरा का पूरा हमारा शरीर बन जाएगा, ठीक है। लेकिन ये प्रक्रिया जो होती है वो यूनिसेलुलर जीव के अंदर नहीं होती है, क्योंकि यूनिसेलुलर जो जीव होता है, यानी एक कोशिकीय जो जीव होता है उसमें एक ही सेल होती है। इसीलिए ये प्रक्रिया जो होती है वो एक कोशिकीय जीव के अंतर्गत नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पर एक ही कोशिका पाई जाती है। और बहुकोशिकीय जीव के अंदर बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है। इसे हम यूनिट ऑफ सेल बोलते हैं, यानी कोशिका जीवन की इकाई होती है। कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है, क्योंकि ये हमारा पूरा का पूरा शरीर बहुत सारी बिलियंसों कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। इसीलिए हम अपने शरीर की सबसे छोटी इकाई किसे बोलते हैं, शरीर सेल को बोलते हैं, यानी कोशिका को हमारी सबसे छोटी इकाई माना जाता है, ठीक है। कोशिका से ही मिलकर पूरा का पूरा हमारा शरीर बना हुआ होता है। जैसे एक पूरा मकान ये देखें, यदि पूरा एक मकान देखें तो वो उसकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ईंट होती है। ईंट से मिलकर पूरा का पूरा मकान बना हुआ होता है। तो इस प्रकार से हमारा जो शरीर है वो एक एक कोशिका से मिलकर बना हुआ होता है। तो इस प्रकार से आप जान चुके हैं, इसीलिए हम इसे शरीर की सबसे छोटी इकाई बोलते हैं, किसे, सेल को। तो ऊतक क्या होता है, ऊतक को देख लेते हैं, यानी
टिश्यू क्या होता है? टिश्यू जो होता है वो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। अभी मैंने आपको बताया कि बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर ऊतक का निर्माण करती हैं। तो बहुत सारी कोशिकाएं का समूह जो होता है, जो कार्य एवं रचना में समान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन एक साझे कार्य को करता है, तो उसे हम ऊतक बोलते हैं। ऊतक अभी आप समझ नहीं पाए होंगे, तो चलिए एक एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हमारे घरों में शादियां होती हैं, तो शादियों में क्या होता है, पूरा परिवार अलग अलग कार्य करता है। जैसे कोई टेंट वाले को देखता है, कोई सब्जी लेकर आता है, और कोई न्योछावर देखता है, और कोई क्या करता है, और कोई क्या करता है, कोई देखता है कि कोई फर्जी में खा के ना निकल जाए। तो इस प्रकार से क्या होता है कि अलग अलग जो व्यक्ति होते हैं वो अलग अलग कार्य करते हैं, लेकिन उनका जो एक मोटिव होता है कि शादी को करवाना होता है। यानी उन सब से पूछें तो वो क्या कहेंगे कि हम शादी को करवा रहे हैं, यानी कि उन सब का जो मोटिव होता है कि शादी को करवाना होता है, शादी अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाए। तो इस प्रकार से जो अलग अलग कोशिकाएं होती हैं वो अलग अलग कार्य करती हैं, लेकिन उन सब का जो मोटिव होता है कि एक ही कार्य को करवाएं, यानी साझे कार्य को करवाएं। तो इस प्रकार से जो अलग अलग कोशिकाएं होती हैं उनका जो समूह होता है, जो कार्य एवं रचना में समान हो भी सकता है, उनका जो कार्य है वो समान भी हो सकता है, उनका रचना जो है वो समान भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, लेकिन एक साझे कार्य को करवाती हैं, तब हम उसे क्या बोल देते हैं, ऊतक बोल देते हैं। इतनी बात आप जान चुके हैं, ठीक है। इनकी जो उत्पत्ति होती है, इन कोशिकाओं की जो उत्पत्ति होती है एक ही जर्म लेयर से होती है, यानी इनकी उत्पत्ति जो होती है वो समान होती है, समान, ठीक है। यानी एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म किसी से भी हो सकती है, यानी कि समान हो सकती है। यदि एक कोशिका एक्टोडर्म से बनी है तो सारी की सारी कोशिकाएं एक्टोडर्म से ही बनेगी। यदि एक कोशिका मीजोडर्म से बनी हुई है तो सारी की सारी कोशिकाएं मीजोडर्म लेयर से बनी होंगी। यदि एक कोशिका एंडोडर्म से बनी हुई है तो सारी की सारी जो कोशिकाएं हैं वो एंडोडर्म से बनी होती हैं। तो इसकी जो उत्पत्ति होती है तो वो समान होती है। तो इस प्रकार से ऊतक की डेफिनेशन हो गई। ऊतक आप अच्छी तरह से समझ लीजिए कि बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर, बहुत सारी कोशिकाओं का जो समूह होता है वो कार्य एवं रचना में समान हो भी सकता है, उसका कार्य और उसकी संरचना समान हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, लेकिन एक साझे कार्य को करती हैं, तब हम उसे ऊतक बोल देते हैं। अब हम देखते हैं भ्रूणीय परिवर्धन यानी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, यानी भ्रूण का जब डेवलपमेंट होता है, तो जाइगोट जो होता है यानी युग्मनज जो होता है वो धीरे धीरे डेवलप हो रहा होता है, यानी उसका डेवलपमेंट हो रहा होता है। एक कोशिका से दो कोशिकाएं बनती हैं, दो कोशिका से फिर बाद में चार बनती हैं, चार से आठ, आठ से इस प्रकार से बहुत सारी कोशिकाएं बनती हैं। तो इस प्रकार की लेयर कुछ बनती हैं। जैसे सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है एक्टोडर्म जिसे बोलते हैं, ठीक है। सबसे ऊपर वाली एक्टोडर्म हो गई, और इसके बीच वाली मीजोडर्म हो गई, और सबसे अंदर वाली एंडोडर्म हो गई। तो इस प्रकार से एम्ब्रियो डेवलपमेंट जब होता है, भ्रूणीय परिवर्धन होता है, तो जो जाइगोट होता है जिसे हम हिंदी में युग्मनज बोलते हैं वो धीरे धीरे डेवलप हो रहा होता है, और फिर बाद में तीन लेयर का निर्माण करता है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। तो इन्हीं तीन लेयर से अलग अलग अंग का निर्माण होता है। इन्हीं तीनों लेयर से क्या होता है, अलग अलग अंगों का निर्माण होता है। तो चलिए अब हम देखते हैं एनिमल टिश्यू यानी कि जंतु तक। जंतु तक क्या होता है? जंतु तक अभी मैंने आपको बताया कि बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती हैं, और बहुत सारे ऊतक मिलकर अंग बनाते हैं, अंग तंत्र बनाते हैं, बहुत सारे अंग मिलकर अंग तंत्र, बहुत सारे मिलकर बॉडी बनाती है। तो क्या होता है कि इसमें अलग अलग जो अंग होते हैं, अलग अलग जो अंग तंत्र होते हैं वो अलग अलग कार्य करते हैं, क्योंकि ये बहुकोशिकीय जीव के अंतर्गत होता है। तो इसमें अलग अलग जो अंग होते हैं, अलग अलग जो अंग तंत्र होते हैं वो अलग अलग कार्य करते हैं। लेकिन एक कोश के जीव में क्या होता है कि एक ही कोश का सारे के सारे कार्य करती है। खाने को पचाना हो गया, उत्सर्जी पदार्थ को निकालना हो गया, और ऑक्सीजन को लेना हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना हो गया। तो एक कोश का सारे के सारे कार्य करती है। लेकिन बहुकोश के जीव के अंतर्गत क्या होता है कि हमारी बॉडी में क्या होता है कि अलग अलग जो अंग होते हैं वो अलग अलग कार्य करते हैं। किडनी हो गया, उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकालता है। हार्ट हो गया, यानी जो हृदय हो गया वो क्या करता है, ब्लड पंप करता है,
ठीक है। और जो रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया वो ऑक्सीजन को लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। तो इस प्रकार से हमारी बॉडी में अलग अलग अंग जो होते हैं वो अलग अलग कार्य करते हैं, यानी कि यहाँ पर डिवीजन ऑफ लेबर होता है, कार्य का यहाँ पर विभाजन होता है, यानी अलग अलग जो कोशिकाएं होती हैं, अलग अलग जो अंग होते हैं वो अलग अलग कार्य करते हैं, कार्य का यहाँ पर विभाजन होता है। ये सारा का सारा बहुकोशिकीय जीव में होता है, एक कोशिकीय जीव में ये प्रक्रिया नहीं होती है। ठीक है, डिवीजन ऑफ लेबर जो होता है बहुकोशिकीय जीव में ही होता है, एक कोशिकीय जीव के अंदर ये प्रक्रिया नहीं होती है। ये बात आप जान चुके हैं। तो चलिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे गए हैं तो इनको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा गया है ऊतक शब्द जंतुओं के लिए किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो बिकेट ने दिया था। बिकेट ने ऊतक शब्द जो है वो जंतुओं के लिए दिया था। ठीक है। और पादप के लिए ऊतक शब्द कौन से वैज्ञानिक ने दिया था? ग्रीव ने दिया था। ग्रीव एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ही क्या बताया था, जो पादप होते हैं यानी जो पौधे होते हैं उनके लिए ऊतक शब्द दिया था। किसने? ग्रीव वैज्ञानिक ने। ऊतक शब्द का अध्ययन करना हिस्टोलॉजी कहलाता है, इसे हिंदी में औतकी बोल देते हैं। इसके फादर कौन है? बिकेट हैं। और ऊतक शब्द का यदि हम विस्तृत अध्ययन करते हैं, विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं, तो इसका अध्ययन करने के लिए सूक्ष्मदर्शी शारीरिकी यानी माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी का सहारा लेते हैं। इसके फाउंडर मार्सेलो मैलपिगी हैं। ओके, तो इस प्रकार से ये सारे के सारे पॉइंट आपको याद रखना है। ये इम्पोर्टेंट है कि जंतु के लिए जो ऊतक शब्द वो किसने दिया था? बिकेट ने। पादप के लिए जो ऊतक शब्द है वो किसने दिया था? ग्रीव ने दिया था। ऊतक शब्द का अध्ययन करना हिस्टोलॉजी, और फादर का, जिसके जो फादर हैं वो बिकेट हैं। ये बातें आपको याद होनी चाहिए। अब यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अभी मैं आपको और अच्छी तरह से समझा देता हूँ। जंतु ऊतक होता है, एनिमल टिश्यू होता है, ये 4 प्रकार से बांटा गया है। उपकला ऊतक यानी एपिथेलियल टिश्यू, और यहाँ पर संयोजी ऊतक जिसे हम कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, और पेशीय ऊतक जिसे हम मस्कुलर टिश्यू बोलते हैं, और तंत्रिकीय ऊतक जिसे हम नर्वस टिश्यू बोलते हैं। तो यहाँ पर जो हमने क्लास 9th में क्या पढ़ा था? क्लास 9th में पढ़ा था कि ऊतक जो होता है प्रोटेक्टिव होता है, यानी हमें प्रोटेक्ट करता है, और कनेक्टिव होता है, एक दूसरे अंग को कनेक्ट करता है, और सपोर्टिव होता है, हमें सपोर्ट यानी सहारा प्रदान करता है। तो यहाँ पर क्या होते हैं? ऊतक जो होते हैं प्रोटेक्टिव भी होते हैं, कनेक्टिव भी होते हैं, सपोर्टिव भी होते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने क्लास 9th में पढ़ा था। आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। देखिए यहाँ पर कुछ हमने शॉर्ट में लिख दिया है, फिर हम आपको इसको सेपरेट तरीके से बता दूंगा, अलग तरीके से बता दूंगा। ठीक है, अलग अलग टॉपिक से वीडियो हम बना दूंगा। तो उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक, तंत्रिकीय ऊतक यानी जिसे हम तंत्रिका भी बोल देते हैं। तो इसको हमने जितने भी ऊतक थे वो यहाँ पर लिख दिए, और इन ऊतक के कार्य यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, और इनकी जो उत्पत्ति होती है, इन ऊतक की जो उत्पत्ति होती है वो यहाँ पर लिखी गई है। तो चलिए एक एक को अच्छी तरह से पढ़ते हैं। उपकला ऊतक को देखते हैं। उपकला ऊतक क्या होता है? हमारे शरीर जिससे ढका हुआ है उसे उपकला ही बोलते हैं, यानी एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं। तो उपकला जो होती है वो आवरण बनाती है, हमारे शरीर को ढकती है, आस्तर बनाती है यानी कि लाइनिंग बनाती है इंग्लिश में कहें तो। ठीक है, और रक्षात्मक परत बनाती है, हमें इससे रक्षा प्रदान होती है, यानी कि ये क्या है? एक तरीके से प्रोटेक्टिव है, हमें प्रोटेक्ट कर रही है। कौन? उपकला ऊतक। तो इसकी जो उत्पत्ति होती है वो तीनों जर्म लेयर से होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। अभी मैंने आपको बताया इसकी जो उत्पत्ति होती है उपकला की वो तीनों जर्म लेयर से होती है। ठीक है, उपकला ऊतक जहाँ पर पाई जाएगी उसके हिसाब से हम बोलेंगे कि इसकी उत्पत्ति किससे हुई है। ठीक है, यानी कि ये डिपेंड करती है कि जहाँ पर ये पाई जाती है उसी के हिसाब से इसकी उत्पत्ति लिखी जाती है। ठीक है, तो जो उपकला ऊतक जो होता है इसके कार्य कौन कौन से होते हैं? ये आवरण प्रदान करता है, यानी कि हमें एक ढकता है, आस्तर बनाता है, रक्षात्मक परत बनाता है, इसीलिए हम इसे क्या बोल देते हैं? प्रोटेक्टिव बोल देते हैं। और इसकी उत्पत्ति तीनों जर्म लेयर से होती है, ये डिपेंड करती है कि जहाँ पर ये पाई जाती है उसके हिसाब से। और संयोजी जो ऊतक होता है यानी कि कनेक्टिव जो टिश्यू होता है, कनेक्ट करना, एक दूसरे अंगों को कनेक्ट करना यानी कि जोड़ना, इसका कार्य होता है। सहारा प्रदान करना होता है, यानी पदार्थों का परिवहन में क्या करता है? मदद करता है, पदार्थों का शरीर में परिवहन करता है। एक अंग से दूसरे अंग में क्या करता है? ये एक दूसरे अंग को कनेक्ट करता है, सहारा प्रदान करता है। ठीक है, तो ये क्या होता है? कनेक्टिव हो गया। ऊतक जो होते हैं, संयोजी ऊतक जो होता है वो जोड़ता है, एक दूसरे को कनेक्ट करता है, एक दूसरे अंग को। ठीक है, पदार्थों का शरीर में परिवहन करता है।
एक अंग से दूसरे अंग में, तो इसकी उत्पत्ति मेसोडर्म लेयर से होती है। अब हम देखते हैं पेशीय ऊतक। पेशीय ऊतक क्या होता है, यानी मस्कुलर टिश्यू। इसका क्या कार्य होता है? इसका जो कार्य होता है, ये संकुचन में हेल्प करता है, यानी कि ये क्या करता है, कांटेक्ट करवाता है, और ये शिथिलन करवाता है। शिथिलन का मतलब होता है इंग्लिश में रिलैक्स, और गमन, यानी कि गमन चलने में और दौड़ने में, गमन में और चलने में क्या करता है, मदद करता है। ओके, तो पेशीय ऊतक क्या करता है, हमें एक तरीके से सपोर्ट प्रदान करता है, हमें चलने में मदद करता है और ये कंट्रैक्ट करवाता है। देखिए इसका एक मैं एग्जांपल आपको बता देता हूँ, तब आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। जब गली में पागल कुत्ता जब दौड़ाता है तो क्या करते हैं, तब हम दौड़ते हैं तो काफ़ी अच्छी तरह से जो हमारी मसल्स होती है वो संकुचित हो जाती हैं, इतनी अच्छी तरह से कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, संकुचित हो जाती हैं, ताकि हम अच्छी तरह से दौड़ सकें। ठीक है, तो हमारी जो मसल होती हैं अच्छी तरह से संकुचित हो जाती हैं, और जब हम देखते हैं कि कुत्ता भाग गया है, तब हमारी जो मसल होती हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं, यानी कि शिथिलन अवस्था में आ जाती हैं। ठीक है, और फिर बाद में इसके द्वारा हम गमन भी करते हैं और चलते भी हैं। ठीक है, तो इसकी उत्पत्ति होती है मेसोडर्म लेयर से होती है, और इसके कुछ अपवाद भी हैं, वो आपको नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको ये याद रखना है कि पेशीय ऊतक की उत्पत्ति मेसोडर्म लेयर से हुई है। अब हम देखते हैं जो न्यूरॉन होते हैं, यानी नर्वस टिश्यू होता है, तंत्रिका ऊतक होता है, ये शरीर में आवेगों की उत्पत्ति कराता है और इसका संवहन करता है। ओके, तो ये तंत्रिका ऊतक क्या करवाता है, शरीर में आवेगों की उत्पत्ति करवाता है और इसका संवहन करवाता है। इसकी उत्पत्ति जो होती है वो एक्टोडर्म लेयर से होती है, सबसे ऊपर वाली लेयर से इसकी उत्पत्ति होती है, किसकी, तंत्रिका ऊतक की। तो ये जंतु ऊतक के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब हम आगे अलग अलग वीडियो बनाएंगे, उपकला ऊतक के बारे में अलग वीडियो, संयोजी ऊतक के बारे में अलग वीडियो, ताकि आप और अच्छी तरह से समझ सकें। ठीक है, तो ये क्या होता है, जंतु ऊतक मैंने आपको बता दिया है कि 4 प्रकार के होते हैं, और हमने ये भी बता दिया आपको कि जो जंतु ऊतक होता है, जंतु ऊतक, ठीक है, ये इसकी बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती हैं। इस प्रकार से बॉडी का निर्माण होता है और इसमें श्रम का विभाजन होता है। बहुकोशिकीय जीव के अंदर ही इस कार्य का विभाजन होता है, एक कोशिकीय जीव में कार्य का विभाजन नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर एक ही कोशिका पाई जाती है, तो एक कोशिका ही सारी कार्य करती है। हमारे अंदर बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो बहुत सारी कोशिकाएं अलग अलग कार्य करती हैं। ओके, तो इसलिए कार्य का यहाँ पर बहुकोशिकीय के अंदर विभाजन हो जाता है, लेकिन एक कोशिकीय के अंदर कार्य का विभाजन नहीं होता है। जब भ्रूणीय परिवर्तन होता है, जब छोटा सा शिशु होता है, यानी कि भ्रूणीय अवस्था में शिशु होता है, तब वो जाइगोट बनता है। जाइगोट से फिर बाद में इस प्रकार से उसका डेवलपमेंट होता है, एक्टोडर्म लेयर बनती है, मेसोडर्म, एंडोडर्म। ओके, तो इस प्रकार से क्या होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, तो 3 लेयर पाई जाती हैं, इन्हीं से ही अंगों का निर्माण होता है। और यहाँ पर मैंने अभी ऊतक बता दिया। ऊतक क्या होता है, ऊतक बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इनका कार्य समान भी हो सकता है इन कोशिकाओं का, और इन्हीं कोशिकाओं का कार्य जो होता है वो अलग अलग भी हो सकता है। इन्हीं कोशिकाओं की जो संरचना है वो समान भी हो सकती है और अलग अलग भी हो सकती है, लेकिन उनका जो कार्य है वो एक साझे कार्य को करवाता है। उन सबका जो कार्य है वो एक साझे कार्य को करवाता है, उसे हम ऊतक बोल देते हैं। और इन कोशिकाओं की उत्पत्ति, इन सारी की सारी कोशिकाओं की उत्पत्ति एक ही लेयर से होती है, समान होती है। यदि एक कोशिका एक्टोडर्म से बनी है तो सारी की सारी कोशिकाएं एक्टोडर्म से ही बनी होंगी। ओके, तो एक ऊतक में पाई जाने वाली जो कोशिकाएं होती हैं वो एक ही जर्म लेयर से बनती हैं, या तो एक्टोडर्म से, या तो मेसोडर्म से, या तो एंडोडर्म से। एक ही जर्म लेयर से बनी होंगी। ओके, इतनी बात तो मैंने आपको बता ही दी है। और यहाँ पर यूनिट ऑफ सेल होती है, जीवन की इकाई, शरीर की इकाई क्या होती है, सेल होती है। ये क्रिया बहुकोशिकीय जीव में होती है, ठीक है, यूनिसेलुलर जीव में नहीं होती है। तो प्राणियों में संरचनात्मक संगठन चैप्टर 7 है हमारा, एनसीईआरटी में देखिए आप, चैप्टर 7 दिखाएगा, और ये पार्ट 1 है हमारा। पार्ट 2 अपलोड कर दिया जाएगा। इस प्रकार से हमारी प्लेलिस्ट आप देखते जाइए, उसमें वीडियो अपलोड होती रहेंगी। तो चलिए अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।